नमस्कार दोस्तों, यथार्थ एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग ACF RFO मुख्य परीक्षा जो 2017 की सितंबर में हुई थी, उसके GS के प्रश्न पत्र में आए ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस थे उसको सॉल्व कर रहे हैं। 91 से लेकर के 105 तक के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आज हम लोग देखेंगे। इसमें भी मुख्य रूप से हिस्ट्री का पोर्शन शामिल है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। UPPSC जो 2018 की परीक्षा 28 अक्टूबर को प्रारंभिक परीक्षा जो होनी है उसमें आपको इसके पैटर्न के बारे में पता चलेगा और प्लस इसमें काफी सारी इन्फॉर्मेशन जो एक्सप्लेनेशन में दे रहा हूं वो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यूजफुल है। साथ ही आपको यह भी डायरेक्शन मिलेगा कि पढ़ाई हमारी किस तरह से ओरिएंटेड होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, बहुत ही सीधा प्रश्न तो है लेकिन टिपिकल भी थोड़ा है, क्योंकि इवेंट सारे नोन है पर क्लोज ऑप्शंस बहुत दिए हुए हैं। तो चंपारण सत्याग्रह, अहमदा मिल हड़ताल, खेड़ा कृषक संघर्ष और रोलेट अधिनियम के विरुद्ध सत्याग्रह, इनको सीक्वेंस में अरेंज करना है कि कौन पहले हुआ था। तो दोस्तों, सबसे पहले तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था, ठीक है। उसके बाद से वर्ष 1918 में अहमदा मिल हड़ताल हुई थी जिसमें गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था और 18 में ही खेड़ा कृषक आंदोलन हुआ था। तो ये दोनों इवेंट बहुत आसपास हुए थे, बल्कि कुछ घटनाएं इनकी पैरेलल चल रही थी, लेकिन सीक्वेंस जो था वो यही था कि पहले अहमदाबाद मिल हड़ताल, उसके बाद से खेड़ा कृषक संघर्ष। तो 1, 2, 3 और 4, तो इस हिसाब से इसका सही आंसर है बी। ब्रिटिश सत्ता को, अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सत्ता को चुनौती देने के लिए कौन सा समाचार पत्र अपने मुख्य पृष्ठ पर निम्नलिखित 2 पंक्तियां नियमित प्रकाशित करता था? जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए गए हैं और अगर आप ध्यान दें तो स्वदेश का प्यार नहीं और स्वदेश ही इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो इसका सही आंसर है 1 नवंबर 1858 को इस बात की घोषणा की गई थी कि भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लिया जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें लेखक और पुस्तक के नाम दिए गए हैं, आपको इनसे मैच कराना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इंडियन अनरेस्ट वैलेंटाइन सिरोल ने लिखी थी और इसी का विरोध करने के लिए इसमें भारतीय शांति का जनक कहा गया था बाल गंगाधर तिलक को। तो वो इसका विरोध करने के लिए चले गए थे, इंग्लैंड चले गए थे, ठीक है। लाला लाजपत राय, द आर्य समाज, द आर्य समाज नाम की पुस्तक जो है लाला लाजपत राय ने ही लिखी थी, ये सही है। विपिन चंद्र पाल, द स्पिरिट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ये भी विपिन चंद्र पाल ने लिखी है। और द स्वदेशी मूवमेंट जो है दयानंद सरस्वती ने नहीं लिखी है। तो इसका सही आंसर जो मैचिंग नहीं हो रहा है वो डी है। दोस्तों, द स्वदेशी मूवमेंट पुस्तक किसने लिखी है? अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि मुझे इसका सोर्स नहीं मिला कि स्वदेशी मूवमेंट किसने लिखी है। अगला प्रश्न दोस्तों एंशिएंट हिस्ट्री से है, जो पुरा स्थल है और उनकी परिलब्धि यानी क्या विशेष वहां पे पाया गया है, इस पर पूछा गया कि कौन सा सुमेलित नहीं है। इस तरह के प्रश्नों की संख्या बढ़ रही है पहले से, तो ये ध्यान रखिए कि अब मेल करने वाला मैचिंग वाले क्वेश्चन जो है पहले से बढ़ रहे हैं उनके नंबर्स। महागढ़ा, दोस्तों महागढ़ा पशुबाड़ा से मैच हो रहा है कि नहीं? तो महागढ़ा दोस्तों इलाहाबाद के पास एक स्थान है और यहाँ पे पशुओं की, ढेर सारे पशुओं की हड्डियां पाई गई हैं और इसलिए यह माना जाता है कि महागढ़ा में पशुबाड़ा था। तो इसलिए ये मैचिंग है, तो ये मैचिंग सही है, इसलिए हमारा ये आंसर नहीं हो सकता। अरिकामेडु दोस्तों पौंडीचेरी में है और यहाँ पे रोमन सिक्के नहीं मिले हैं। ये भी देखिए बहुत ही क्लोज ऑप्शन है, क्योंकि अरिकामेडु में रोमन वस्तुएं बहुत सारी मिली हैं, जैसे कि लैंप, शीशे की वस्तुएं, जेम्स, ये सारी चीजें बहुत मिली हैं, लेकिन रोमन सिक्के नहीं मिले हैं अरिकामेडु में। अरिकामेडु पौंडीचेरी में है और वहां रोमन वस्तुएं मिली हैं, ठीक है। अगला है अतिरंजी खेड़ा, तो वहां से लौह धातु मल मिले हुए हैं, सही है ये। अतिरंजी खेड़ा कहाँ पे है? यूपी के एटा जिले में है। ये भी ध्यान रखिए, कई बार ऐसे ही प्रश्न पूछा जा सकता है कि यूपी के एटा जिले में है। और दूसरा ये काली नदी के तट पर है,
ठीक है, काली नदी के तट पर। और हस्तिनापुर से चित्रित धूसर पात्र, चित्रित धूसर पेंटेड ग्रे वेयर यानी पीजीडब्ल्यू, पीजीडब्ल्यू कहते हैं हम लोग, पेंटेड ग्रे वेयर, पीजीडब्ल्यू, पेंटेड ग्रे वेयर। तो हस्तिनापुर से खुदाई में पेंटेड ग्रे वेयर मिले हैं, ये भी सही है। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। मैं पहले भी कह रहा हूं कि सुमेलित करने वाले प्रश्न, मैचिंग वाले क्वेश्चंस अब ज्यादा पूछे जा रहे हैं, इसलिए फैक्ट जो है आपको ठीक से तैयार होने चाहिए। तो अगला है, बृहद जातक ज्योतिष से संबंधित ग्रंथ है या नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए। तो बृहद जातक के बारे में अगर हम बताएं दोस्तों, तो बृहद जातक बारामीर की लिखी हुई पुस्तक है और ये एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष पर ही आधारित है। बारामीर ने दोस्तों 5 किताबें लिखी थी। मैं पांचों के नाम बता देता हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि कौन सी किताब बारामीर की नहीं है या कौन, इस किताब के लेखक कौन है। तो पहली तो बृहद जातक हो गई, दूसरी है पंच सिद्धांतिका, वृहत संहिता, लघु जातक और योग यात्रा। ठीक है, ये 5 किताबें बारामीर की प्रमुख रूप से हैं। बृहद जातक की अगर हम बात बताएं तो ये इंडियन एस्ट्रोलॉजी की प्राचीन पुस्तक मानी जाती है और इसमें टोटल 28 चैप्टर्स हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजों को के बारे में, योग के बारे में, पुनर्जन्म के बारे में, इन सब चीजों का वर्णन किया हुआ है। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी की जहां तक बात है तो एस्ट्रोलॉजी की ये बहुत फेमस पुस्तक मानी जाती है। भारत में 5 प्रमुख पुस्तकें हैं एस्ट्रोलॉजी की प्राचीन, जो 5 प्रमुख पुस्तकें मानी जाती हैं उसमें से एक तो बृहद जातक है। उसके अलावा जो 4 अन्य पुस्तकें हैं उसमें से पहली है सारावली, ये इसके ऑथर है कल्याण वर्मा, सारावली कल्याण वर्मा। सर्वार्थ चिंतामणि, ये इसके ऑथर है वेंकटेश। जातक परिजात, इसके ऑथर है विद्यानाथ। और फल दीपिका, इसके ऑथर है मंत्रेश्वरा। तो ये 5 एस्ट्रोलॉजी की प्राचीन पुस्तकें प्रमुख हैं जिन पर प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला है मानसार। तो मानसार जो है वास्तुशास्त्र की, वास्तुशिल्प की पुस्तक है, ये बिल्कुल सही है और इस पर कई सारे अंग्रेजी इंग्लिश ट्रांसलेशन भी हुए हैं। दोस्तों इसके ऑथर के बारे में मुझे नहीं पता है कि इसके ऑथर कौन है, अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पता करके बताइएगा। लीलावती, लीलावती जो है नाट्यशास्त्र से संबंधित नहीं है। लीलावती बेसिकली गणित की पुस्तक है। ठीक है, और राज तरंगिणी इतिहास की पुस्तक है, कल्लर द्वारा लिखी। तो इसका सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित संस्कारों पर ध्यान दीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें कर्णवेद, वेदारंभ, विद्यारंभ और उपनयन संस्कार के बारे में बात किया गया है। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है बी, यानी सबसे पहले होता है कर्णवेदन, कर्णवेदन, कर्णवेदन के बाद से होता है उपनयन संस्कार, उपनयन संस्कार के बाद से वेदारंभ और उसके बाद से विद्यारंभ। संस्कारों पे 2 प्रश्न इसमें पूछे गए हैं दोस्तों। तो इसका इस हिसाब से इसका जो सही उत्तर है वो है बी, 1 4 2 3। अगला प्रश्न है दोस्तों कि उत्खनित पुरास्थल हस्तिनापुर के सांस्कृतिक अनुक्रम को व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कुषाण काल, NBP मृदभांड काल, OCP काल और PGW काल। तो इसको सही सीक्वेंस में अरेंज करना है तो आपको पहले तो पता होना चाहिए कि OCP ये इन्होंने इंग्लिश में लिख रखा है। देखिए NPB नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड मृदभांड, ये बर्तन जो प्राप्त हुए ना मिट्टी के, उसके बारे में उसका कैटेगराइजेशन है उनके कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे। इस तरह से शॉर्ट फॉर्म लिख के जो है वो हिंदी माध्यम के छात्रों को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं। खैर, NBP मृदभांड मतलब नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड मृदभांड, OCP कैरिक मृदभांड, गेरुआ रंग के जो होते थे उनको कहते थे, और PGW का मतलब था पेंटेड ग्रे वेयर। ठीक है, ये भी भूरे रंग के जो होते थे, पेंटेड होते थे, तो पेंटेड ग्रे वेयर, इसको एक सही सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो दोस्तों इसमें जो सबसे पुराना है वो है OCP यानी गैरिक मृदभांड जो है वो सबसे पुराने हैं। ये लगभग 2000 ईस्वी पूर्व के हैं। ठीक है,
उसके बाद से आता है इस ऑप्शन में जो अवेलेबल है उसके हिसाब से PGW, तो OCP, मैं एक सीक्वेंस लिख देता हूं इसका। OCP सबसे पहले, उसके बाद आता है PGW, PGW के बाद से NBP मृदभांड, और उसके बाद से कुषाण काल। अगर ऐसे देखा जाए तो OCP और PGW के बीच में एक और आता है, उसको कहते हैं हम लोग BRW, ब्लैक एंड रेड, BRW, मतलब ब्लैक एंड रेड वेयर, तो लाल काले मृदभांड थे, मिट्टी के बर्तन। तो ये सही सीक्वेंस है। इसके आगे आप नीचे लिख लीजिए कुषाण काल। तो इस हिसाब से जो सही उत्तर है वो है बी। ठीक है, 3241। तो OCB, BRW, PGW, NBP आप ये नोट डाउन कर सकते हैं चाहे तो। दोस्तों हस्तिनापुर साइट जो है वो उसका उत्खनन जो है BB लाल द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये भी कई बार पूछा जा सकता है आपसे। अगला प्रश्न है दोस्तों 99 कि डेरियस प्रथम का बेहिस्तून अभिलेख, डेरियस प्रथम का नक्श ई रुस्तम अभिलेख और डेरियस प्रथम का पर्सिपोलिस अभिलेख और हखमनी राजधानी पर्सिपोलिस का जलना। दोस्तों इसका भी आपको क्रोनोलॉजी या कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, लेकिन मैं आपको बताऊं दोस्तों कि ये प्रश्न जो है इसका सही आंसर मुझे नहीं प्राप्त हुआ है, बल्कि मैंने जो सोर्सेज सर्च किए हैं उसके हिसाब से इनका सही काल निर्धारित नहीं किया, क्योंकि ये तीनों जो है डेरियस प्रथम के काल में हुए। हकमनी राजधानी पर्सिपोलिस का जलना जो है ये सबसे लास्ट में है, क्योंकि सिकंदर ने जो है आक्रमण किया था पर्सिपोलिस पर 330 ईसा पूर्व में, तब तक ये था। तो ये सबसे लास्ट में 4 हुआ है, लेकिन 4 3 ऑप्शन में दिए हुए हैं, तो इन्हीं तीनों में से डिसाइड करना है, और इन तीनों का सही काल जो है वो अभी डिसाइड नहीं हो पाया है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि इसमें भी सूची को ही सुमेलित करना है, हालांकि ये बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है। एलोरा, बाघ, हाथी गुम्फा, नागार्जुन पहाड़ी, इनके स्थान से आपको मैच कराना है। तो दोस्तों एलोरा जो है महाराष्ट्र में है, आपको पता है एलोरा महाराष्ट्र में। बाघ गुफाएं जो है वो मध्य प्रदेश में, और हाथी गुम्फा जो है वो उड़ीसा में, और नागार्जुन पहाड़ी जो है वो बिहार में है। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर जो है वो ए है, 2413। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों अभिनव भारत समाज की स्थापना कहां हुई थी। यह प्रश्न भी रिपीट किया हुआ है, और इसका सही आंसर है महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। तो वे फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के प्रिंसिपल थे, और उन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए आंदोलन चलाया। तो दोस्तों ये दोनों ही प्रश्न ईश्वर चंद्र विद्यासागर के संदर्भ में सही है, और इसलिए इसका सही आंसर है सी। अगला है, समावर्तन संस्कार किया जाता था शिक्षा प्रारंभ करने के पूर्व, विवाह के समय, शिक्षा पूर्ण करने के उपरांत और मृत्यु के पश्चात। तो दोस्तों समावर्तन संस्कार जो है वो शिक्षा पूर्ण करने के उपरांत किया जाता है। दोस्तों हिंदू धर्म में 16 संस्कारों के प्रावधान हैं। हालांकि गौतम धर्मसूत्र नाम की एक पुस्तक है जिसमें 40 संस्कारों की बात की गई है। ठीक है, और संस्कार जो है इस तरह के सिमिलर संस्कार जैन संप्रदाय में भी पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ बिंबिसार की 500 पत्नियों का उल्लेख करता है। तो दोस्तों महावंश और दीपवंश ये दो तो श्रीलंका में पाए गए, श्रीलंका में लिखे गए, और श्रीलंका के इतिहास के बारे में और श्रीलंका में बौद्ध धर्म के संदर्भ में बताते हैं। तो दीपवंश और महावंश तो ये दोनों वैसे ही नहीं होंगे। ठीक है, इसका सही आंसर है महावग्ग। महावग्ग में बिंबिसार की 500 रानियों का उल्लेख आता है। हालांकि बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे पूछ रहे हैं जो ऑप्शनल हिस्ट्री में पूछे जाते थे या पूछे जाने चाहिए। जीएस में ये बहुत ही छोटे फैक्ट्स हो गए। हालांकि अब आयोग कठिन करने के चक्कर में कुछ भी कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के आधार पर सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दूसरे स्थान पर रहा। दोस्तों ये बड़ा ही टेक्निकल प्रश्न है, और इसमें आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि इसका आंसर जो है बहुत सारे लोग अरुणाचल प्रदेश लगा सकते हैं, लेकिन इसका सही जवाब है बिहार।
अगर बड़े राज्यों की बात की जाए तो बड़े राज्यों में सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है हम लोग ये देखते हैं कि सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट किसकी थी, तो बिहार का नाम आता है, लेकिन बड़े राज्यों में बिहार का है। लेकिन अगर सभी राज्यों की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश पहले नंबर पर है। अरुणाचल प्रदेश की ग्रोथ रेट जो है वो 25.9% थी, और जबकि बिहार की ग्रोथ रेट 25.1% थी। ठीक है, तो इस प्रकार से दूसरे नंबर पर बिहार आता है। बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है। अगर केंद्र शासित प्रदेशों को भी शामिल कर लें तो सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट दादरा तथा नगर हवेली की थी 55.5%। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है दमन दीव जिसकी 53.5% थी। तो इस प्रश्न का उत्तर में आप लोग विशेष रूप से सतर्क रहिएगा। तो दोस्तों आपको अगले वीडियो में हम लोग इसके बाद के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।